ओके सो मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। अ, अच्छा जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इथीरियम नोड्स हैं। इथीरियम प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं और इथीरियम प्लेटफॉर्म पे हमने इथीरियम के कुछ बेसिक उसका आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने इथीरियम की गैस और गैस लिमिट इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन, चलें जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इथीरियम नोड्स। ठीक है, जैसे हमारे पास हमने बिटकॉइन ब्लॉकचेन में नोड्स को डिस्कस किया था। सिमिलरली हमारे पास इथीरियम में भी नोड्स होते हैं जो कि कंसेंसस का पार्ट होते हैं, जो कि ब्लॉकचेन का बैकबोन होते हैं, जो कि जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो ब्लॉक्स बनती हैं उन ब्लॉक्स को ये क्रिएट करते होते हैं। ठीक है, तो इथीरियम में भी हमारे पास सेम नोड्स होते हैं जो कि ब्लॉकचेन को चलाते होते हैं। ठीक है, और स्टिल दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड जो हमने बिटकॉइन ब्लॉकचेन में जो डिस्कशन की थी। ठीक है, अच्छा जी। तो इथेरियम के जो नोड्स हमारे पास हैं ये आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास ब्लॉकचेन है और जितने भी नोड्स हैं जो कि ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोज आर कॉल्ड इथेरियम नोड्स। ये जो है वो नोड्स को वैलिडेट करते हैं, सॉरी ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं और जो ब्लॉक्स हैं ब्लॉक्स क्रिएट करते होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक दो टर्म्स हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है बिटकॉइन ब्लॉकचेन से। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में हमारे पास माइनर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैलिडेटर नोड्स होते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन जो ब्लॉक्स हैं ब्लॉक्स को माइन किया जाता है। यहाँ पे ब्लॉक्स को माइन करने की बजाय यहाँ पे ब्लॉक्स को फोर्ज किया जाता है। ठीक है, फोर्जिंग का एक ऐसा प्रोसेस है, आप लोगों को पता है कि फोर्जिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो जनरल मैं बिटकॉइन की वो ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल फोर्जिंग की बात कर रहा हूँ। फोर्जिंग में ये होता है कि जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लोहा उठा के उसको गर्म करके उसको पिघला के गर्म करके और फिर उसको अपनी मर्जी की कोई शेप जो है वो दे देते हैं। जैसे वो तलवार बना देते हैं, कोई और उससे जो है वो कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फोर्जिंग कहा जाता है। माइनिंग में ये क्या होता है, माइनिंग में ये है कि वो कानकनी करके कोई कोयला निकाल के वो वटेवर कोई और मिनरल जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन में हमने डिस्कस किया था कि जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है वहाँ पे माइनिंग होती है, वहाँ पे हमने नॉन्स की वैल्यू को फाइंड करना होता है, उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं, वो डिटेल हमने डिस्कस की थी। ठीक है, लेकिन इथीरियम की केस में हमारे पास माइनिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इथीरियम जो है ये प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम को यूज नहीं करता। ठीक है, ये प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिदम पे चलता है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में हमारे पास माइनिंग नहीं होती, हमने कोई नॉन्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। यहाँ पे जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसी ने एक नोड को जो है वो सिलेक्ट करना है और वो नोड फिर जो एक ब्लॉक है उस ब्लॉक को उसने उस नोड ने फोर्ज करना है। अब वो जो ब्लॉक की सिलेक्शन है दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं। वो ऐसा नहीं है, ना तो रैंडम प्रोसेस है और ना ही ऐसा है कि स्टेकिंग है कि जिसकी ज़्यादा स्टेक है उसको ही वो ब्लॉक फोर्जिंग जो है वो मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। तो इसको खैर हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इथेरियम नोड्स की बात कर रहे हैं। दो तरह के नोड्स हैं वही, लाइक बिटकॉइन ब्लॉकचेन फुल नोड एंड जो हमारे पास एसपीवी नोड थे वहाँ पे, यहाँ पे हम इनको लाइट नोड कहते हैं। ठीक है, फुल नोड एज यूजुअल जो हमने बिटकॉइन में बात की थी कि फुल नोड के पास कंप्लीट ब्लॉकचेन की कॉपी होती है और ये नोड जो हैं ये ब्लॉक्स को वेरीफाई करते हैं और उन ब्लॉक्स को वैलिडेट करते होते हैं। ठीक है, इथेरियम फुल नोड की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं कुछ पढ़ लूँगा, बाकी आप लोगों के पास हैं, आप इनको देख सकते हैं। वैसे आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया है। एडवांटेज ये है कि सपोर्ट्स द रेजिलियंस एंड सेंसरशिप रेजिस्टेंस ऑफ इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन। चूंकि हर एक नोड ने
ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे जो सेंसरशिप रिजिलियंसी है उनमें ये मौजूद है, क्योंकि आपने एक को ब्लॉक किया तो बाकी नोड्स को आप कैसे ब्लॉक करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि अथॉरिटेटिव वैलिडेट्स ऑल ट्रांजेक्शन, अथॉरिटेटिवली जितनी भी ट्रांजेक्शन, सारी ट्रांजेक्शन्स को ये इनके पास अथॉरिटी है कि उनको वैलिडेट कर सकते हैं। Can interact with any contract on the public blockchain without an intermediary, can directly deploy contracts into the public blockchain without an intermediary, ठीक है। और मतलब कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली डिप्लॉय भी कर सकते हैं और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट थर्ड पार्टी। कैन क्यूरी द ब्लॉकचेन स्टेटस ऑफलाइन, चूंकि इनके पास कंप्लीट ब्लॉकचेन है तो ये ऑफलाइन भी ब्लॉकचेन, जो अगर ऑफलाइन होने के बाद जो सिंक नहीं हुआ वो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जो इसके पास मौजूद है उसमें से वो किसी चीज़ को भी क्यूरी कर सकता है और वो किसी भी चीज़ का स्टेटस जो है वो जान सकता है, ठीक है। कैन क्यूरी ब्लॉकचेन विदाउट लेटिंग अ थर्ड पार्टी नो द इंफॉर्मेशन यू आर रीडिंग, ठीक है। तो ये क्यूरी कर सकता है लेकिन किसी को इसका पता भी नहीं चलता। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एंड ग्रोइंग हार्डवेयर एंड बैंडविड्थ रिसोर्सेज, चूंकि कंप्लीट ब्लॉकचेन है तो उसको सिंक करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज और हार्डवेयर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। may require several days to fully sync when first start, जब पहली दफ़ा स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जितने भी नोड्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं, उन सारे के सारे ब्लॉक्स को सिंक करना होता है तो इनिशियली टाइम लगता होता है उस पर, ठीक है। मस्ट बी मेंटेन अपग्रेडेड एंड केप्ट ऑनलाइन टू रिमेन सिंक्ड, तो हर टाइम पे आपने इसको ऑनलाइन रखना है ताकि ये सिंक होता रहे। कोई भी नया ब्लॉक बनता है तो ये नया ब्लॉक इस ब्लॉकचेन में ऐड होना चाहिए। ओके, शुड आई रन फुल नोड? अब फुल नोड रन करेंगे या आप किस टाइप के नोड्स रन कर सकते हैं? वेल इट डिपेंड्स। फॉर इथेरियम डेवलपमेंट, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, फुल नोड रनिंग ऑन लाइव मेन नेट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको फुल नोड रन करने की, एक लाइव मेन नेट पे रन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए नेसेसरी नहीं है। You can do almost everything you need to do with, हमने हार्ड हैट को यूज़ किया था जो कि हमारे पास एक टेस्ट नेट नोड के तौर पे आप उसको चला सकते हैं। आप गनाश, मैंने आपको बताया था कि इसका एक सिमुलेटर है, लोकल प्राइवेट ब्लॉकचेन आप इसमें बना सकते हैं, या आप क्लाउड बेस्ड इथेरियम क्लाइंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो जिनमें हमारे पास एक फेमस एग्जांपल है इन्फ्यूरा, ठीक है। ये एक क्लाउड बेस्ड इथेरियम क्लाइंट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइट नोड क्या है? लाइट नोड में आपके पास कंप्लीट ब्लॉकचेन की कॉपी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के हेडर्स को स्टोर करता है। फॉर लो कैपेसिटी डिवाइसेस व्हिच कैन नॉट अफोर्ड टू स्टोर द गीगाबाइट ऑफ डेटा, जो कि गीगाबाइट ऑफ डेटा या टेराबाइट ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकते, उनके पास कैपेसिटी नहीं होती, वो लाइट नोड के तौर पे काम करते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमोट क्लाइंट। रिमोट क्लाइंट डज नॉट स्टोर अ लोकल कॉपी ऑफ ब्लॉकचेन, कोई कॉपी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है या ब्लॉक्स को वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके पास क्या है? रिमोट क्लाइंट, आपके पास वो वॉलेट्स हैं, ठीक है, जो कि ट्रांजैक्शन को क्रिएट करके उनको ब्रॉडकास्ट करते होते हैं, उनका सिर्फ यही काम होता है। तो हम लोग जो यूज़ करते होते हैं वॉलेट्स वगैरह यूज़ करके हम काम कर रहे होते हैं, तो वी आर रिमोट क्लाइंट्स, ठीक है। they can be used to connect to existing networks such as own full node, या किसी पब्लिक मेन नेट के साथ कनेक्ट करें, या टेस्ट नेट के साथ आप स्विच कर सकते हैं, या प्राइवेट ब्लॉकचेन के साथ हमने हार्ड हैट के साथ कनेक्ट किया था, आप टेस्ट नेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेन नेट के साथ, पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ, आप किसी भी नोड के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इथेरियम टेस्ट नेट की कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं इसको जस्ट रीड करता हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। A testnet node needs to sync and store much less data, about 10 GB depending on the network. ज़्यादा डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है टेस्टनेट को। Testnet node can sync fully in few hours. Deploying contracts or making transactions require test ether, जैसे हमने हार्ड हैट में npx हार्ड हैट ईथर की कमांड हमने चलाई थी, ठीक है। तो इसको टेस्टनेट ईथर चाहिए होते हैं।
which has no value and can be acquired for free from several faucets। और आप लोगों ने एक असाइनमेंट की थी जिसमें अपने फॉसेट से कुछ टेस्ट नेट्स हैं वो आप लोगों ने हासिल किए थे, ठीक है। टेस्ट नेट्स आर पब्लिक ब्लॉकचेन्स which with many other users and contracts running live, ठीक है। तो ये जो टेस्ट नेट्स हैं ये भी पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं, लेकिन ये टेस्ट पर्पस के लिए होते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग वहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यू कैन नॉट यूज रियल मनी ऑन टेस्ट नेट, इट रन्स ऑन टेस्ट ईथर, कंसिक्वेंटली यू कैन नॉट test security against real adversaries as there is nothing at stake, ठीक है। तो आप इसको रियल मनी चूंकि एग्जिस्ट नहीं करती तो आप इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह टेस्ट नहीं कर सकते जिस तरह हम मेन नेट पे कर देते हैं। There are some aspects of public blockchain that you cannot test realistically on a test net. For example, transaction fee, although necessary to send transactions, are not considered on a test net since gas is free. Furtherly, test nets do not experience network congestion like the public mainnet समथिंग इट डज, ठीक है। तो ये काम आप उसमें नहीं कर सकते क्योंकि टेस्ट नेट है, तो टेस्ट पर्पस के लिए आप ये रियल कोई ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं होती, गैस इसमें नहीं होती, तो आप इसको कर लेते हैं, लेकिन आपका काम हो जाता है, आपको आइडिया हो जाता है कि आपका काम चल रहा है, लेकिन वो रियल की तरह नहीं होता। इथेरियम लोकल ब्लॉकचेन अगर आप अपनी कोई लोकल ब्लॉकचेन चलाते हैं टेस्ट पर्पस के लिए तो उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आई विल गो थ्रू दैट। कोई प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लें, ठीक है। नो सिंकिंग एंड ऑलमोस्ट नो डेटा ऑन डिस्क, यू माइन द फर्स्ट ब्लॉक योरसेल्फ, जेनेसिस ब्लॉक आपने खुद क्रिएट करना है, उसके बाद आप ट्रांजैक्शंस करते जाएं। नो नीड टू ऑब्टेन टेस्ट ईथर, कोई टेस्ट ईथर की भी ज़रूरत नहीं है। यू अवॉर्ड योरसेल्फ माइनिंग रिवॉर्ड्स that you can use for testing, no other users, just you, कोई और नहीं होता, सिर्फ आप ही होते हैं। no other contracts, just the ones you deploy after you launch it, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि आपने खुद ही अपनी ब्लॉकचेन लोकली अभी बनाई है, तो जब आपने जेनेसिस ब्लॉक खुद माइन किया या उसको क्रिएट किया तो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट्स भी कोई नहीं है, वो भी आपने खुद ही क्रिएट करके उसी टाइम पे आपने जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हैविंग नो यूजर मींस दैट इट डज नॉट बिहेव द सेम एज पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है। नो माइनर अदर देन यू मींस दैट mining is more predictable before you cannot test some scenarios that occur on a public blockchain. Having no other contract means you have to deploy everything that you want to test, including dependencies and contract libraries. You cannot recreate some of the public contracts and their addresses to test some scenarios. For example, DAO contract या कुछ ऐसे contracts आप उनको test नहीं कर सकते, ठीक है। Next हमारे पास है जनाब इथेरियम 2.0। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं वो और जो हम आगे पढ़ेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें जो वो डिफरेंशिएट करना चाहूँगा कि आप लोगों को उसका आइडिया हो। पहली बात ये है कि हमने डाओ अटैक पढ़ा था, ठीक है। डाओ अटैक के बाद इथेरियम दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, दो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हमारे पास बन गए थे, ठीक है। एक इथेरियम क्लासिक जो कि मतलब पुराना वाला इथेरियम जैसा था, कोड इज द लॉ, उन्होंने उसी फिनोमेना को यूज किया कि उसको चेंज नहीं करना, कोड में जो है ऐसे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि वो फिर ब्लॉकचेन की वो इम्यूटेबिलिटी और वो जो हमने कहानियां पढ़ी हैं वो फिर कहाँ गई, ठीक है। तो वो एक पुरानी ब्लॉकचेन चलती रही जो अभी भी चल रही है, वो हमारे पास है इथेरियम क्लासिक, ठीक है। और 2016 के बाद जब डाओ का अटैक हुआ तो उस अटैक के बाद हमारे पास जो न्यू चेन बनी उस चेन को कहा जाता है इथेरियम, ठीक है। अब इथेरियम जो है उसके डिफरेंट आप उसको वर्जन्स कहें बेस्ड ऑन दी अपग्रेड्स। जो पुराना हमारे पास इथेरियम था वो चलता था प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम पे, लाइक बिटकॉइन ब्लॉकचेन वो सतोशी प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम पे वो पुराना इथेरियम चलता था, ठीक है। मतलब पहले इथेरियम अराउंड 2022 से पहले तक इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता था।
2022 के बाद इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से इसने स्विच किया और ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया। लेकिन एक बात याद रखें कि जो इथेरियम क्लासिक है वो अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है, क्योंकि उनके लिए कोड इज द लॉ, ठीक है। तो वो इथेरियम क्लासिक अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है। लेकिन जो इथेरियम ब्लॉकचेन 2016 में एक नई ब्लॉकचेन बनी थी, वो पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे, लेकिन 2022 के बाद उसने स्विच किया अपना कंसेंसस मैकेनिज्म और वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अभी हम इथेरियम 2.0, ये अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की ये इथेरियम 1.0 की थी। अभी हम इथेरियम 2.0 को हम देख लेते हैं, ठीक है। इथेरियम 2.0 इज मोर स्केलेबल, इज मोर सिक्योर और मोर सस्टेनेबल है, ठीक है। इसके कुछ मेजर अपग्रेड्स थे इथेरियम 2.0 के, जिनमें द फर्स्ट वन वाज प्रूफ ऑफ वर्क के प्रूफ ऑफ स्टेक से हम प्रूफ ऑफ स्टेक इसका पहला अपग्रेड है, मेजर अपग्रेड, कि हम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो गए। फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, क्या क्या उसमें होता है, कैसे होता है, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। और जो दूसरा इसका मेजर अपग्रेड था दैट वाज शार्डिंग, ठीक है। शार्डिंग क्या है ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी जो प्रूफ ऑफ स्टेक है उसको स्टार्ट करने लगा, उसको देख लेते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिथम। अभी हमें आइडिया हो गया है कि बेसिकली जो इथेरियम ब्लॉकचेन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें आइडिया हो चुका है, तो उसका प्लेटफॉर्म हमें आइडिया हो चुका है। ये भी हमें आइडिया हो चुका है कि इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे नहीं चलता बल्कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे चलता है। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, अब प्रूफ ऑफ स्टेक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं ये जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके प्रूफ ऑफ स्टेक की मैं एक नई रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर रहा हूँ।